लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बड़ी स्क्रीन पर फुल फ्रेम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने ईरान को लेकर किया है। ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो लिखा है, जिसमें उन्होंने सीधा यह ऐलान किया है कि अमेरिका हमला करने वाला है। उन्होंने ये कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसीलिए हमने आपके लिए ये तमाम वर्ड्स हाईलाइट कर ली हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये पूरा पोस्ट दिखाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान। जितना मुमकिन हो जूम इन कर लीजिए। तो सबसे ऊपर वो लिखते हैं हिटिंग ईरान, हुज नेवी, एयरफोर्स, रडार, एंटीक्राफ्ट, जो बड़े बड़े शब्द हैं वो वेरी हार्ड टुनाइट। मतलब जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, उन्होंने ये साफ साफ कहा है। और टुनाइट भी, ये शब्द देखिए हमने हाईलाइट किया आपके लिए, हार्ड टुनाइट, विल बी हिटिंग हार्ड टुनाइट। टेकिंग खार्ग आइलैंड। खार्ग आइलैंड हमने आपको दिखाया था ना, ये ईरान का ऑयल डिपो है। यहीं से लगभग 90% जो तेल है ईरान का वो निकलता है। उस खार्ग आइलैंड को इन्होंने हिट किया है, कहा है कि उसको हम लेना चाहते हैं। वी विल बी टेकिंग खार्ग आइलैंड, हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे। हिंदी में जल्दी से आपको पढ़कर सुना देती हूं, लेकिन इसी के आगे एक और लाइन दिलचस्प है। वी विल अज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट्स। उनके तेल और गैस के सारे मार्केट पर, कारोबार पर हम कब्जा करने वाले हैं। अमेरिका आज रात, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं हिंदी में, अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमले करेगा। आने वाले समय में हम खार्ग द्वीप और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है वो एक तरह से साफ दिखाता है कि उनकी इस वक्त नीयत क्या है। तो जो बड़ी बातें हैं वो हमने आपको समझा दी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो करने वाले क्या है। पहली बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका का पहला और आखिरी मकसद यही है, वो ईरान के तेल, वो ईरान के गैस भंडार को हथियाना चाहता है। कूटनीतिक दुनिया में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है जिसे शिफ्टिंग गोल पोस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है अपने फैसलों के पीछे की वजह को बार बार बदलना, लोगों को गुमराह करना। जब अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब पूरी दुनिया में यह कहा गया कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और बाकी अमेरिका का ईरान से कोई विवाद है ही नहीं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन दावों को खारिज किया। कभी उन्होंने कहा कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, कि कट्टर लोगों के हाथ में ईरान का शासन है, हम उसको बदलना चाहते हैं। वो ईरान के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले यही दुनिया को बताया गया। कभी कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते हैं। कभी कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कभी कहा ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन दुनिया की शांति को खत्म कर सकते हैं और इसलिए ईरान के खिलाफ युद्ध जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बात दिल और दिमाग में बैठी होती है वो जुबान पर आ जाती है। तो इस युद्ध के पूरे 3 महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप के दिल की बात उनकी जुबान पर आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो ईरान का कच्चा तेल लेना चाहते हैं। और ये वही बात है जिसमें उन्होंने 30 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शब्दशः ये कहा था कि अगर उन्हें विकल्प मिले तो वो ईरान का तेल लेना पसंद करेंगे। ये बयान बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सब कुछ सिर्फ ईरान का कच्चा तेल हासिल करने के लिए किया है और यही बात तो ईरान भी कह रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने अपनी मौत से सिर्फ 11 दिन पहले 17 फरवरी को एक कार्यक्रम में यह कहा था कि अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तेल पर है और अब यह बात पूरी तरह साबित हो रही है। पूरी दुनिया में जिन 5 देशों के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है उनमें वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है। ईरान के पास 208 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जबकि अमेरिका इसमें 6ठे स्थान पर है और उसके पास 81 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। अब अमेरिका ने इसी साल जनवरी महीने में वेनेजुएला पर हमला कराया, जिसके पास 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। पूरी दुनिया को यही लगा कि वेनेजुएला में अमेरिका का जैकपॉट लग गया है। लेकिन हकीकत यह थी कि अगर ईरान का कच्चा तेल ना हो तो वेनेजुएला का भी कच्चा तेल किसी काम का नहीं है। वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी है, गाढ़ा है, जिसके कारण उसे हर बार रिफाइन करना पड़ता है और रिफाइन करने के लिए ईरान के कम गाढ़े तेल की जरूरत होती है। जब वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार थी तब वो हर दिन 4 लाख ईरानी कच्चे तेल को खरीदते थे
और इसे वेनेजुएला के कच्चे तेल में मिलाकर उसे रिफाइन करते थे। अब जब अमेरिका की एंट्री वेनेजुएला में हुई तो उसे समझ आ गया कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को निकालना और उसे रिफाइन करना आसान काम नहीं है और इसके लिए ईरान के कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता है। और हो सकता है कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये युद्ध शुरू किया और ये सोचा हो कि जैसे निकोलस मादुरो के हटते ही वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में चला गया, वैसे ही ईरान का कच्चा तेल भी उन्हें मिल जाएगा। और यही बात राष्ट्रपति ट्रंप आज भी कह रहे हैं। ईरान के कच्चे तेल की एक और खासियत यह है कि ये कम गाढ़ा होता है, इसमें ज्यादा शुद्धियां नहीं होती और इसी वजह से ईरान में कच्चे तेल को निकालने का खर्च सबसे कम है। इंडेक्स बॉक्स के मुताबिक अमेरिका में एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चे तेल को निकालने का खर्च $50 के आसपास है। नॉर्वे में आप देख ही रहे हैं $60 है, चाइना में $45, ब्राजील में $40, कनाडा में $30, वेनेजुएला में $30। तो $30 और अमेरिका का देखिए $50 और फिर आ जाइए रूस और ईरान जहां पर सिर्फ $20 खर्च होता है प्रति बैरल और इराक में उससे भी कम है $10 और सऊदी अरब में तो उससे भी कम $4 है। तो कुल मिलाकर ईरान में एक बैरल कच्चे तेल को निकालने का खर्च आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुत कम पड़ता है। कच्चा तेल निकाला जा सकता है कम कीमत पर और यह उसके लिए सबसे बड़ी कमाई का साधन है। कच्चे तेल को बेचना भी आसान होता है और यही कारण है कि अमेरिका ईरान के कच्चे तेल के मोह को छोड़ नहीं पाता। वेनेजुएला का मिल गया लेकिन अभी उससे मन नहीं भरा है, ईरान के तेल पर नजर है। इस बयान से दूसरी बात यह पता चलती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर अमेरिकी कब्जे का सपना अभी छोड़ा नहीं है। पर्शियन गल्फ में खार्ग आइलैंड इस जगह पर मौजूद है जहां से ईरान की तटीय सीमा लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसकी दूरी 483 किलोमीटर है। यह द्वीप ईरान से पूरी तरह कटा है जिसकी वजह से इसे काफी संवेदनशील माना जाता है और इस द्वीप पर अमेरिका द्वारा कब्जा करने का सीधा मतलब है ईरान की आर्थिक नस दबा देना। यह द्वीप सिर्फ 22 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है, 8 किलोमीटर लंबा है, 4.5 किलोमीटर चौड़ा। क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया के सबसे छोटे द्वीप में से एक है, लेकिन ईरान के लिए यह उसका सब कुछ है। ईरान अपना 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से निर्यात करता है। इस द्वीप पर ईरान ने इस तरह के जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स बनाए हैं जहां कच्चे तेल को जमा करके रखा जाता है। ईरान खुद कहता है कि खार्ग आइलैंड पर एक बार में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखा जा सकता है। अब अगर अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, वो इस द्वीप के बिना अपना कच्चा तेल बेच नहीं पाएगा। इसका कारण यह है कि ईरान के ज्यादातर समुद्री तट काफी उथले हैं जहां तेल के बड़े टैंकर्स का पहुंचना मुश्किल होता है और यही वजह है कि अगर ईरान किसी भी रूप में खार्ग आइलैंड पर अपना नियंत्रण खो देता है तो कच्चा तेल दुनिया में बेचना मुश्किल हो जाएगा और एक ऑयल डिपो जो उसका सबसे बड़ा 90% तेल वाला ऑयल डिपो है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होगा। अगर आसान होता तो मार्च में ही राष्ट्रपति ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, कर लेते, लेकिन उनके समुद्री जहाज अब भी ओमान से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसके अलावा यह भी सोचिए कि अगर ईरान ने अमेरिका से युद्ध लड़ने की तैयारी की है तो उसने खार्ग आइलैंड को बचाने की योजना जरूर बनाई होगी। आज की तारीख में इस द्वीप पर लगभग 10,000 लोगों की आबादी रहती है। माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग IRGC के जवान हैं। इसके अलावा IRGC ने यहां एक एयर स्ट्रिप भी बना रखी है और ईरान खुलकर कहता है कि अगर उसके इस द्वीप पर हमला हुआ तो वो पर्शियन गल्फ के बाकी सभी द्वीप को निशाना बनाएगा और ऐसी स्थिति में आंख के बदले आंख की तरह द्वीप के बदले द्वीप की जंग शुरू हो जाएगी। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इसमें आपको पर्शियन गल्फ में तेल और गैस के कई भंडार नजर आएंगे जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। इनकी संख्या हजारों में है। ये सारे तेल और गैस के भंडार ईरान के निशाने पर आ जाएंगे और ये लड़ाई इसके बाद काफी भयानक रूप ले लेगी। खार्ग आइलैंड को ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है, लेकिन इस आइलैंड की किस्मत को बहुत सारे लोग चमत्कार से भी जोड़कर देखते हैं। साल 1980 में जब इराक और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था तब सद्दाम हुसैन की वायुसेना ने इस खार्ग आइलैंड पर 50 से ज्यादा बॉम्ब गिराए थे, लेकिन उन हमलों में भी इस द्वीप से ईरान के कच्चे तेल का निर्यात बंद नहीं हुआ था।
इसके अलावा साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 66 लोगों को बंधक बनाया गया, तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ये योजना बनाई थी कि वो ईरान के इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे, बदले में अपने बंधकों को ईरान से छुड़ा लेंगे। लेकिन ये योजना भी लागू नहीं हो पाई और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद इसी खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं और ये राष्ट्रपति ट्रंप का 38 साल पुराना सपना भी है। साल 1988 में द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में, तब उनकी उम्र बहुत कम थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अगर जिमी कार्टर की जगह होते तो खार्ग आइलैंड में अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेते। और आज आप देखिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस युद्ध में फंसे हैं तब वो ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको तेहरान टाइम्स का ये फ्रंट पेज याद होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कही थी। ये तेहरान टाइम्स का ये मार्च के आसपास की बात है। पहले पेज पर यह लिखा गया था कि वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। तो कुल मिलाकर यह साफ साफ कहा गया कि अगर आप खार्ग में आएंगे तो तेहरान टाइम्स के जरिए यह बताया गया कि आपका नर्क में स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई है। उनका यह कहना है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, ये संकट और बढ़ेगा, इसके नतीजे इस इलाके से कहीं आगे तक जाएंगे। और ये हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में तेल गैस का संकट, महंगाई, महामारी, ये सब संकेत साफ दिख रहे हैं। अब अमेरिका और ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर अपने हमलों को जारी रखा है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कल आधी रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने दक्षिणी ईरान, तेहरान, हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास पर कई हवाई हमले किए हैं। इनमें भी तेहरान के पास कई धमाके होने की आवाज सुनी गई। बंदर अब्बास पर भी अमेरिका की तरफ से खतरनाक बॉम्ब्स को दागा गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने ईरान के सैन्य ठिकानों, निगरानी केंद्रों, रडार साइट्स को नष्ट किया और ये हमले आत्मरक्षा में किए गए। यानी अमेरिका का कहना है कि इन सैन्य ठिकानों से उनकी सेना ठिकानों को खतरा था, जिसके कारण सेल्फ डिफेंस में दूसरे दिन भी उसने ईरान पर ये एयर स्ट्राइक्स जारी रखे। देखिए, अब इन हमलों के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह कहा है कि अमेरिका ने ईरान को समझौता करने का पूरा मौका दिया था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया और अब अमेरिका पूरी ताकत से उसे जवाब दे रहा है। सुनिए पीट हेग्सेथ को। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यह धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं हुआ तो उस पर और भी बड़े हमले किए जाएंगे। सुनिए। अल जजीरा का दावा है कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में कई धमाकों की आवाज सुनी गई और यह हॉर्मूज के पास का वही इलाका है जहां एक दिन पहले भी अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने हमले करने का दावा किया था। इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को यह बताया है कि उन्होंने खुद ईरानी अधिकारियों से बात की थी और यह ईरानी अधिकारी चाहते थे कि अमेरिका अपने हमलों को रोक दे, इस तनाव को कम करने की कोशिश करे। लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ईरान के किसी भी अधिकारी ने अमेरिका से कोई बात ही नहीं की है। ईरान का एक और बड़ा दावा यह है कि उसने जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को अपनी मिसाइल से नष्ट कर दिया है। ईरान के मुताबिक जिस वक्त ये तीनों लड़ाकू विमान जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर लैंड हुए थे, तभी उसने अपनी सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स को दागा, जिन्हें जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। और दावा है कि इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। और ये कोई मामूली लड़ाकू विमान नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है, जिसकी कीमत $120 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 1148 करोड़ रुपए है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर वाकई में ये 3 विमान नष्ट हुए हैं तो उससे अमेरिका को लगभग 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। देखिए, अब पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर 2 बार एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान ने दोनों बार पलटवार के दौरान सऊदी अरब और यूएई को निशाना नहीं बनाया है। आज इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि आज भी ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन इन पर हमला किया। यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस बार ये तीनों देश ईरान के निशाने पर क्यों हैं, जबकि पिछली बार सबसे ज्यादा हमले यूएई पर हुए थे। ईरान का पहला निशाना बन रहा है बहरीन, जहां से ईरान की तटीय सीमा 768 किलोमीटर दूर है।
ईरान लगभग 17 लाख की आबादी वाले बहरीन पर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है। इस हेडक्वार्टर को मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अमेरिका की आंख और कान माना जाता है, क्योंकि कोई भी लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल, समुद्री जहाज, बोट, पनडुब्बी कोई हमला करती है या उनकी तरफ से कोई गतिविधि भी की जाती है तो उन्हें गाइड इसी हेडक्वार्टर से किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कल आधी रात अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हवाई हमले किए तो इन्हें गाइड बहरीन के इसी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर से किया गया, जिसकी वजह से ईरान इसे अब निशाना बना रहा है, सीधा टारगेट कर रहा है, नष्ट करना चाहता है। बहरीन के बाद ईरान का दूसरा निशाना कुवैत, जहां से ईरान की तटीय सीमा है 686 किलोमीटर। मिडिल ईस्ट में कुवैत को अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, क्योंकि यहां अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस है। जब अमेरिका ईरान पर हवाई हमले करने के लिए अपने लड़ाकू विमान को भेजता है तो वो इसी एयरबेस से उड़ान भरते हैं, जहां से ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना हमला करके वापस लौटना आसान होता है। और यही कारण है कि अभी ईरान कुवैत को निशाना बना रहा है। ईरान कुवैत को निशाना बनाकर यही बताना चाहता है कि अगर उसकी धरती से अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और ईरान का तीसरा बड़ा टारगेट जॉर्डन, जो इजराइल का पड़ोसी देश है। अब ईरान जॉर्डन पर इसलिए लगातार मिसाइलें दाग रहा है क्योंकि जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर न सिर्फ अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, बल्कि वहां अमेरिका का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड भी मौजूद है। इसके अलावा जॉर्डन की लोकेशन ऐसी है कि ईरान से इजराइल की तरफ जाने वाली हर मिसाइल को जॉर्डन के आसमान से गुजरकर जाना पड़ता है। और जॉर्डन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान की मिसाइलों को बीच में ही मार गिराता है। यानी जॉर्डन इजराइल और अमेरिका का वो सुरक्षा कवच है जिसे तोड़े बिना ईरान इजराइल का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसीलिए ईरान अपनी सबसे घातक, सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों से जॉर्डन के इस कवच को भेदने में जुट गया है। देखिए, यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह युद्ध अब तेल से पानी पर केंद्रित हो सकता है। इसका कारण यह है कि एक दिन पहले अमेरिका ने सिरिक शहर के 2 बड़े वाटर टैंक्स पर हमला किया। ईरान का दावा है कि इन वाटर टैंक से 20,000 की आबादी वाले कोहिस्तान शहर को पानी मिलता था और आसपास के 10 गांवों की जल आपूर्ति भी इन्हीं पर निर्भर थी। ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमले में इन जलाशयों के नष्ट होने से उसे $8,30,000 यानी 7 करोड़ 95 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और नुकसान से भी बड़ी बात यह है कि जब ईरान में सूखे का संकट है, वहां भू जल स्तर लगातार घट रहा है, तब ये हमले किए गए हैं। इससे आशंका भी बढ़ गई है कि क्या अपने वाटर टैंक्स का बदला लेने के लिए अमेरिका खाड़ी देशों के डीसैलिनेशन वाटर प्लांट को निशाना बना सकता है। अब आप खाड़ी के इन देशों को यहां नक्शे पर देखेंगे तो इन देशों के पास पानी के प्राकृतिक स्रोत नहीं है। जैसे ईरान में नदियां हैं, वैसे इन देशों में नदियां नहीं है और इसी वजह से ये सारे देश समुद्र के खारे पानी पर निर्भर करते हैं। ये डीसैलिनेशन प्लांट्स यानी खारा पानी साफ करने वाले जो प्लांट्स हैं, जो समुद्र का पानी पीने लायक बनाते हैं, समुद्र के पानी को मशीनों से साफ किया जाता है, उनमें से नमक, खनिज सब हटाकर पीने लायक बनाया जाता है। कतर अपनी जरूरत का 99% पानी समुद्र से निकालता है, कुवैत 90%, ओमान 86%, यूएई 80%, सऊदी अरब अपनी जरूरत का 70% पानी समुद्र से निकालता है। अगर ईरान अपने वाटर टैंक्स का बदला लेने के लिए इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाता है, उससे यह युद्ध खतरनाक हो जाएगा। और यही कारण है कि अभी अमेरिका के हमलों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि ईरान युद्ध से अमेरिका खूब मालामाल हो रहा है। उसका तेल निर्यात अप्रैल महीने में 4 करोड़ 65 लाख बैरल बढ़ गया है। लेकिन आज ही एक नई रिपोर्ट ये आई है कि जब कच्चे तेल के निर्यात से अमेरिका की आमदनी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, तब अमेरिका में महंगाई 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इन आंकड़ों के बाद सबको उम्मीद थी कि राष्ट्रपति ट्रंप चिंता जताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इससे खुश है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, आई लव इन्फ्लेशन, महंगाई पसंद है, महंगाई बढ़ने से चिंतित नहीं। सुनिए, अब ईरान युद्ध के 2 पहलू हैं। इससे अमेरिकी सरकार को खूब मुनाफा हो रहा है, वो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वहां पर, उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सरकार खूब मुनाफा कर रही है, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लग रहा है कि वो ऐसा करके, जब उनसे सवाल पूछ रहा है, वो आई लव इन्फ्लेशन कह रहे हैं, तो वो
पूरे इशू को डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। इससे पहले चुनावी रैलियों में उन्होंने महंगाई को नियंत्रण में करने की बात कही थी। देखिए, अब ये देखिए कि जब हॉर्मूज बंद है तो अमेरिका ने तेल से भरे जहाजों को निकाला कैसे। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कच्चे तेल को निकालने के लिए चाइनीज फॉर्मूला अपनाया है, यानी जिस तरीके को लेकर वो चाइना को ईरानी तेल लेने पर चेतावनी दिया करता था, आज ईरान को चकमा देने के लिए उसी तरीके से खुद तेल निकाल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका अब कच्चे तेल को एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर करके ईरान को चकमा दे रहा है। तो इंडिया टुडे ओसेंट की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से जो पता चला है, खाड़ी देशों के कच्चा तेल का जहाज फारस की खाड़ी से होकर ओमान के समुद्री क्षेत्र में जाता है। ओमान के समुद्री क्षेत्र में ईरान की कोई दखल अंदाजी नहीं। ओमान के समुद्री क्षेत्र में रहते हुए चोरी छिपे ओमान के सोहार पोर्ट पर पहुंचता है। यहां से कच्चे तेल को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाता है, फिर दूसरा जहाज अपनी मंजिल की ओर रवाना होता है। हालांकि इस काम में जोखिम है, लेकिन जहाज जब ओमान के समुद्री क्षेत्र से रहता है तो इस दौरान अमेरिकी सेना उसको सुरक्षा देती है। पिछले 3 हफ्ते से अमेरिकी सेना ओमान के समुद्री क्षेत्र होकर जाने वाले सभी जहाजों को पूरी तरह सुरक्षा दे रही है। इसीलिए यह क्षेत्र कच्चे तेल की आवाजाही या ट्रांसफर के लिए सुरक्षित माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये दिखता है। ओमान के सोहार पोर्ट से करीब 6 किलोमीटर दूर ओमान की खाड़ी में 2-2 के जोड़े में जहाज नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक साथ करीब 8 जहाज हैं जो 2-2 के जोड़े में है। इसी तरह से एक जहाज से दूसरे जहाज में कच्चा तेल ट्रांसफर होता है। पिछले कई दिनों से इसी तरह की व्यवस्था चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दावा कर चुके हैं कि एक सीक्रेट मिशन के जरिए 200 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को अभी तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। दावा है कि अमेरिकी सेना ने करीब 957 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकाला। इस व्यवस्था के तहत जिन जहाजों को अमेरिकी सेना मदद दे रही है उनको अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद करना पड़ता है। फिर पूरा जो रास्ता है, पूरे रास्ते में अमेरिका के युद्धपोत और अपाचे हेलीकॉप्टर्स निगरानी करते हैं। हालांकि इस तरीके से केवल कच्चे तेल की ही आवाजाही होती है, क्योंकि एलएनजी, एलपीजी या अन्य सामान का ट्रांसफर करना मुश्किल है। और इसीलिए राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 100 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकालने में मदद की है। लेकिन इसका सच ये है कि इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हर दिन 20 मिलियन कच्चा तेल गुजरता था, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मूज से 100 मिलियन कच्चा तेल, जो बैरल कच्चा तेल है, निकालने में मदद भी की है, तो यह कच्चा तेल सिर्फ 5 दिनों के बराबर है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप बहुत चालाकी से इस बात को छिपा लेते हैं। कहते हैं कि अमेरिका तो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है। सुनिए, राष्ट्रपति ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि उनकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने की तमाम कोशिशें कर रही है। लेकिन सच यह है कि हॉर्मूज इस युद्ध से पहले खुला ही हुआ था, लेकिन यह बंद अमेरिका के कारण हुआ। और आज भी जब यह युद्ध दूसरे दिन जारी रहा, तब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसने हॉर्मूज को सभी देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया है। एक तरफ यह युद्ध है तो दूसरी तरफ हॉर्मूज में लगातार तीसरे ऐसे जहाज पर हमला जिन पर भारतीय नाविक सवार थे। इनमें पहले जहाज पर पलाव का झंडा लगा था। 24 भारतीय नाविक सवार थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया और यह हमला अमेरिका ने किया था। इसके बाद दूसरा जहाज पलाव का झंडा था। इस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे जिन पर हमला हुआ और कुल 3 भारतीय नाविक इस हमले में मारे गए। और यह हमला भी अमेरिका ने कराया था। और आज तीसरे जहाज को अमेरिका ने निशाना बनाया जिसका नाम MT जलवीर है और इसमें 20 भारतीय नाविक सवार थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। हमारे 3 नाविकों की जान चली गई और इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका के सीडीए जेसन मीक्स को तलब किया और उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि कैसे सब्सिडी के राजनीतिक मॉडल ने बोलिविया जैसे देश को बर्बाद करके रख दिया है। ब्राजील के पड़ोसी देश बोलिविया में इस वक्त दंगे हो रहे हैं। पूरा देश 40 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि 14 सालों के उच्चतम स्तर पर इस वक्त वहां की परेशानियां हैं। बोलिविया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है। इस आर्थिक संकट के कारण सरकार ने कई चीजों पर सब्सिडी को हटा दिया है या खत्म कर दिया है, जिससे लोग बुरी तरह भड़के हुए हैं। आज ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि सब्सिडी एक वक्त पर तो आपको सत्ता में ला सकती है, लेकिन यही सब्सिडी लंबे वक्त तक जब लोगों के लिए आदत बन जाए
तो वो एक पूरे देश को कैसे बर्बाद कर सकती है। लोगों का कहना है कि जब पिछले कई सालों से पेट्रोल, डीजल, दूसरी चीजों पर उन्हें सब्सिडी मिल रही थी, तो अब इसे वापस क्यों लिया गया और क्यों उनको इतनी कीमतें देनी पड़ रही हैं। इस असंतोष और नाराजगी के कारण पिछले कई दिनों से बोलिविया में दंगों की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही और इन तस्वीरों को देखकर दुनिया में यह बहस छिड़ी है कि क्या सब्सिडी किसी देश को इस तरह से जला भी सकती है। बोलिविया के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका इस तरह से पूरा देश जल सकता है। कारण यह था कि बोलिविया के पास गैस का बहुत बड़ा भंडार था, इतना बड़ा भंडार कि वो स्पेन, फ्रांस जितना अमीर बन सकता था। जब बोलिविया में लिथियम के बड़े बड़े भंडार मिले तो हर किसी ने यही सोचा कि उनकी किस्मत बदलने वाली है और यह भी हो भी सकता था। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा 2 करोड़ 30 लाख टन लिथियम का भंडार बोलिविया के पास है और ये वही लिथियम है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज के लिए जरूरी होता है। इतना बड़ा गैस भंडार होने के कारण बोलिविया के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो इसकी मदद से अमीर बन सकता था, लेकिन वहां के नेताओं ने चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए सब्सिडी मॉडल की शुरुआत की। बोलिविया अपनी जरूरत का 60% पेट्रोल और 95% डीजल आयात करता था, जो आम जनता को महंगा पड़ता था। वहां के नेताओं ने सोचा कि अगर वो गैस से होने वाली आमदनी को पेट्रोल डीजल की सब्सिडी पर खर्च करेंगे तो इससे पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो जाएगा, आम जनता भी खुश होकर वोट देगी। उस वक्त इस सब्सिडी मॉडल पर काफी बहस हुई और ये कहा गया कि बोलिविया को अपने गैस से होने वाली कमाई सब्सिडी पर ना खर्च करके आम जनता के विकास, दूसरे क्षेत्रों में इसका खर्च करना चाहिए। पर बोलिविया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किसी ने नहीं समझा कि यह कितना बड़ा खतरा है। लेकिन लेफ्ट की सरकारों के 20 सालों के शासन में सब्सिडी मॉडल पर जोर हुआ। प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर लोगों को भारी भरकम सब्सिडी मिली। इससे 1 लीटर पेट्रोल के दाम $0.54 पर फिक्स हो गए। कीमत कितनी? $0.54। जब तक गैस के निर्यात से बोलिविया को अच्छी कमाई हो रही थी तब उसे इस सब्सिडी मॉडल से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही गैस का निर्यात घटा, बोलिविया का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हुआ तो वहां लोगों को सब्सिडी देना भारी पड़ गया। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि गैस के निर्यात से उसकी कमाई $6 बिलियन से कम होकर $1.6 बिलियन रह गई, जबकि पेट्रोल डीजल के आयात पर उसका खर्च $3 बिलियन तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में आम जनता को सब्सिडी देना मुमकिन नहीं था और इसीलिए जब पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म की गई और इससे वहां महंगाई का विस्फोट हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। लोगों की दलील यह है कि उनका गैस के निर्यात से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस वो सब्सिडी चाहिए जो 20 सालों से उनको मिल रही थी। जबकि सरकार का कहना है कि अगर उसने इस सब्सिडी को जारी रखा तो बोलिविया अपनी जरूरत का कच्चा तेल खरीद तक नहीं पाएगा। 2014 से बोलिविया के पास $15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, सिर्फ अब बचा है $425 मिलियन। और इस संकट ने बोलिविया को कैसे जलाया है वो पूरी दुनिया देख रही है। इस खबर से 2 सबक हैं। पहला, सब्सिडी मॉडल खराब नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ राजनीति के लिए, लोगों के वोट के लिए इस्तेमाल हो तो खतरनाक बन सकता है। दूसरा, आर्थिक संकट में सब्सिडी का बोझ किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्लान बी हर देश के पास होना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बात दिल्ली की, जहां सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गुरु रंधावा का ये जिम पश्चिम बिहार में है। ये वारदात सुबह करीब 5 बजे के आसपास हुई। दावा है कि मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने सुबह जिम पर 7 राउंड फायर किए और फिर फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और सिंगर गुरु रंधावा को धमकी दी गई है। हालांकि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त जिम में लोग नहीं थे। वारदात के बारे में सुबह तब पता चला जब जिम का केयरटेकर वहां पहुंचा। उसने ही पुलिस को जानकारी दी। इस हमले के बाद पुलिस ने हमलावरों की पहचान के लिए जिम और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इस हमले को लेकर जो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है उसमें लिखा गया है कि गुरु रंधावा के जिम 24 आवर्स फिटनेस पर जो फायरिंग हुई वो लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर अनिल पंडित ने करवाई है। अनिल पंडित। इस पोस्ट में धमकी दी गई है कि फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि गुरु रंधावा और सलमान की दोस्ती थी। गुरु रंधावा फिटनेस इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग तरह के जिम्स की फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं। 24 आवर्स फिटनेस के को फाउंडर हैं। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग द्वारा इस जिम पर फायरिंग की एक वजह रंगदारी मांगना भी हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि सलमान से करीबी की बात कहकर लॉरेंस गैंग ने कई सेलिब्रिटीज को टारगेट किया है। लॉरेंस गैंग ने सभी सेलिब्रिटीज को सलमान से दूरी बनाने की धमकियां दी।
जिन लोगों को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां मिली हैं, उनमें पहला नाम कॉमेडियन कपिल शर्मा का है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई। पहली बार फायरिंग में आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नाम आया। उसके बाद 2 बार लॉरेंस गैंग के शूटर्स के कैफे पर फायरिंग की, ऐसी खबर आई। इन दोनों वारदात में कपिल शर्मा को सलमान से करीबी ना रखने की चेतावनी तरीके से दी गई। इससे पहले साल 2024 में रैपर बादशाह के रेस्टोरेंट पर बार पर बम धमाका किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बादशाह के सिविल बार लॉन्च पर कम तीव्रता का बॉम्ब फेंका गया था। जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने, गोल्डी बराड़ गैंग ने ली और इन सभी मामलों में सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी की बात सामने आई। और अब आपको उत्तर प्रदेश के इटावा से एक खबर दिखाते हैं, जहां बुधवार की शाम तक एक पक्की आलिशान इमारत खड़ी थी। चमचमाता गुंबद था, आगे चौड़ा चबूतरा, बीहड़ वाले सैयद बाबा का जलवा। मजार की दीवार पर लिखा था कि यहां शेर भी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है। लेकिन गुरुवार की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, ये मजार वहां से गायब, गुंबद गायब, चबूतरा गायब और वहां का सारा मलबा भी गायब। यहां सिर्फ कमर तक ऊंचे हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे। इलाके के लोग सुबह सुबह आंखें मलते रह गए। कुछ दिन पहले तक यहां पर सजदा होता था, वहां आज पर्यावरण संरक्षण चल रहा है। लोग हैरान है, परेशान है कि 12 घंटे के भीतर ऐसा कौन सा दिव्य प्रयोग हुआ कि पक्के कंस्ट्रक्शन को सीधे जंगल निकल गया। ये मजार आसमान में कैसे लुप्त हो गई, जमीन में समा गई। धार्मिक मॉडल था जिसकी एक्सपायरी डेट अचानक कैसे आ गई। हमारे देश में सरकारी जमीन पर मजार, मंदिर, धार्मिक ढांचे का प्रकट होना कोई नई बात नहीं है। ये एक स्थापित बिजनेस और लैंड मॉडल है। पहले एक सुनसान सरकारी या वन विभाग की जमीन चुनी जाती है, वहां पर पहले चादर डाली जाती है या फिर कोई मूर्ति रख देता है, फिर वहां पक्का चबूतरा बन जाता है, फिर कभी मजार, कभी मंदिर, अवैध किला तक खड़ा हो जाता है। इटावा शहर से 1.5 किलोमीटर दूर इस फिशर वन क्षेत्र की 3000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर यही मॉडल सालों से फल फूल रहा था। हर साल फरवरी में उर्स होता था, 5 से 7 हजार लोग आते थे, कव्वालियां होती थी। एक चीज नहीं थी, जमीन के कागजात। जमीन के कागजात थे ही नहीं। इस मजार के केयरटेकर फजल इलाही का दावा था कि यह मजार 800 साल पुरानी है। जब जनवरी में मामला सीएल मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंचा तो वन विभाग ने कहा कि इस जमीन के कागजात लाओ। 3 महीने तक कोर्ट कचहरी और सुनवाई चली। मजार के पैरोकार मजार की उम्र तो 800 साल बताते रहे, लेकिन 8 महीने पुराना भी कोई सरकारी कागज नहीं दिखा पाए। नतीजा, कोर्ट ने मजार को अवैध और अतिक्रमण घोषित कर दिया। आया बुधवार की शाम 6 बजे का वो क्लाइमैक्स, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वही जगह है जहां पर मजार बनी हुई थी और अब यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्षारोपण कराया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए हैं और यहाँ ध्वस्तीकरण के बाद इसके अवशेष भी हटा लिए गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि जिला प्रशासन ने यह पूरी तरह से गोपनीय करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि यहाँ पर जो पक्षकार था उनका दावा रहा कि ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार, लेकिन दस्तावेज न दिखाने के उपलक्ष्य में इसकी 3 महीने सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया था। और अब यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाएं, पूरी तरह से यहाँ अवशेष भी हटाए गए। हालांकि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंटेड, ये सीमेंट की ईंट, पत्थर, गिट्टी, प्लास्टर की हुई, रंगी पुती हुई अवशेष अभी भी बाकी है। और जिला प्रशासन का ये गोपनीय तरीके से किया गया ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई है वह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और यहाँ मीडिया को भी दूर रखा गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज से फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ये दुनिया का सबसे पसंद किए जाने वाला खेल और यही वजह है कि सबसे ज्यादा देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाए, जो भारतीय समय के हिसाब से आज रात 12:30 बजे शुरू होगा। तो आज के बाद विश्व भर में जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं उनके लिए काम शुरू हो चुका है। चाहे रात में जागना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन मैच तो देखना है। इस शानदार और जोशीले खेल का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए आज हम आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो इस बार इसे बहुत खास बना रही है। इस बार का फीफा मेंस वर्ल्ड कप कई मायनों में बिल्कुल अलग है।
इस बार सबसे ज्यादा टीमें वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। पिछले 7 फीफा वर्ल्ड कप में यानी साल 1998 से 2022 तक 32 टीमों ने ही इस महामुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार 48 देशों की टीमें वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं, यानी 48 देशों के 1248 फुटबॉल प्लेयर्स आपको इस बार नजर आएंगे। इस वर्ल्ड कप की 48 टीमों के बीच कुल 104 कुल मैचेस होंगे, जो पिछले 7 वर्ल्ड कप के हुए कुल मुकाबलों से कहीं ज्यादा है। पिछले 32 टीमों वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में 64 मैच टीम्स के बीच खेले गए थे। 20 जुलाई तक चलने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच 3 देशों अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में इस बार आयोजित हो रहे हैं और यह भी एक नया रिकॉर्ड है। और हर बार हर देश में जहां जहां ये मैचेस होंगे वहां पर एक ओपनिंग सेरेमनी भव्य होगा। फुटबॉल के 96 साल के इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हो। आमतौर पर एक ही देश में सारे मैचेस आयोजित किए जाते रहे हैं। केवल साल 2002 में जापान और कोरिया ने साथ मिलकर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ज्यादा टीम्स का मतलब है ज्यादा मुकाबले, ज्यादा मुकाबलों का मतलब है ज्यादा रोमांच। इस बार वर्ल्ड कप में शामिल 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं, जिन्हें ग्रुप स्टेज में 3-3 मैच खेलने को मिलेंगे। ग्रुप स्टेज के बाद 32 टीम नॉकआउट स्टेज में पहुंचेंगी, जिसमें हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स को यानी 24 टीमों को सीधे नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलेगी। जबकि ग्रुप में अगर आप देखिए तो तीसरे नंबर पर रहने वाली 12 टीमों में से 8 बेस्ट टीम्स को नॉकआउट स्टेज का पास मिलेगा। नॉकआउट स्टेज में पहले राउंड ऑफ 32 में पहुंची 32 टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। मैच जीतकर पहुंची 16 टीमों के बीच फिर राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मुकाबले होंगे। राउंड ऑफ 16 के बाद 8 टीम, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिलेगी और इसके बाद वर्ल्ड कप की बेस्ट 4 टीम्स के बीच सेमीफाइनल मैच होंगे, जिनमें 2 विजेताओं के बीच भारतीय समय के अनुसार 19 जुलाई की रात 12:30 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप केवल टीम्स और खिलाड़ियों की संख्या में नहीं बल्कि प्राइज मनी को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार फीफा मेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली 48 टीमों के बीच 6,272 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, जो पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में 50% ज्यादा है। साल 2022 के वर्ल्ड कप में 32 टीम्स में 4,213 करोड़ रुपए बांटे गए थे। अगर हम क्रिकेट से इसकी तुलना करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप में मिलने वाली रकम ऊंट मुंह में जीरे जैसी लगेगी। इसी साल खेले गए T20 मेंस वर्ल्ड कप में 22 टीमों के बीच करीब 108 करोड़ रुपए बांटे गए थे, जबकि 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप की 10 टीमों में 96 करोड़। आपको बता दें कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम को 478 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पर मिलने वाले हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन में मिलने वाला ये पैसा दर्शकों की जेब से भी होकर गुजरेगा। फुटबॉल मुकाबलों में स्टेडियम की टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। न्यूयॉर्क में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट की कीमत जानते हैं 7,25,000 रुपए। इस बार फाइनल मैच के टिकट की कीमत पिछली बार की तुलना में 4 गुना है। कतर में हुए पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट करीब 1.5 लाख रुपए का था। वैसे आपको बता दें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के टिकट की कीमत 40 से 50,000 के करीब होती है, लेकिन रीसेल में कई बार ये 2 से 3 लाख तक भी पहुंच जाती है। सच यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया के लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि फैंस के लिए त्योहार है। यही कारण है कि इसकी व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ होती है। कतर में हुआ पिछला वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच था। इसे जानते हैं कितने लोगों ने देखा? 150 करोड़ लोगों ने देखा था। करीब 89,000 दर्शक तो स्टेडियम में मौजूद थे। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दर्शकों के लिहाज से सबसे बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल 2011 का था, भारत और श्रीलंका के बीच। इस मैच को 56 करोड़ लोगों ने देखा था। भारत ने इस मैच में जीत दर्ज की थी। हालांकि दर्शकों के लिहाज से सबसे बड़ा मैच साल 2019 में खेला गया भारत पाकिस्तान मैच था, जिसे 100 करोड़ लोगों ने देखा। यह सबसे ज्यादा देखने वाला क्रिकेट मैच है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। हर 4 साल में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप हर बार और बड़ा बनता जाता है। माना जा रहा है कि व्यूअरशिप के मामले में इस बार भी पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे।